देश एक दूसरे के साथ वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और आज हम उन्हीं बड़े बड़े आइडियाज़ को समझने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में पूरी की पूरी बहस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या हम हमेशा ताकत और जिंदा रहने की जंग लड़ने के लिए मजबूर हैं? या फिर क्या सच में साथ मिलकर आगे बढ़ने का कोई रास्ता है? देखिए, ये कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद। उस राख से विचारों का एक ऐसा टकराव पैदा हुआ जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ 20 सालों के अंदर ही दुनिया का पूरा मिजाज बदल गया। सोचिए, 1918 की उम्मीद से लेकर 1939 की नाउम्मीदी तक हर बड़ी घटना ने दो बिल्कुल अलग अलग सोच के बीच की इस आग को और भड़काया। तो आदर्शवाद का मूल विश्वास ये था कि इंसान अपनी सबसे बड़ी समस्याओं जैसे कि युद्ध, भूखमरी और जुल्म, इन सब को तर्क, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए खत्म कर सकता है। और यही वो उम्मीद थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का ये मानना था कि अगर सारे देश मिलकर लीग ऑफ नेशंस जैसी कोई संस्था बना लें तो दुनिया में जो मनमानी चल रही है उसे कंट्रोल किया जा सकता है और भविष्य के युद्धों को रोका जा सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है यथार्थवाद की। इस सोच ने आदर्शवाद के सुनहरे सपनों को सीधी चुनौती दे दी। इसका कहना था कि आदर्शवादी लोग ताकत की जो कड़वी सच्चाई है उसे नजरअंदाज कर रहे थे, और ये एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक गलती थी। यहाँ पर इन दोनों नजरियों का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ ये विश्वास है कि हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, और दूसरी तरफ ये मानना है कि हम सब ताकत के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में फंसे हुए हैं। यथार्थवादियों ने तो हजारों साल पुराने इस ग्रीक विचार को अपना मूल मंत्र बना लिया। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता या उम्मीद की कोई खास जगह नहीं है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ताकत का खेल है। ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, पर उनका तर्क यही है कि दुनिया ऐसे ही चलती है। तो एक यथार्थवादी दुनिया को देखता कैसे है? इन 3 एस के जरिए। पहला, स्टेटिज्म, यानी देश ही सबसे जरूरी है। दूसरा, सर्वाइवल, मतलब किसी भी कीमत पर अपने देश को बचाए रखना। और तीसरा, सेल्फ हेल्प, यानी अपनी सुरक्षा के लिए कभी किसी दूसरे पर भरोसा मत करो। हर देश इस खेल में अकेला है। तो अब जो बहस है वो इंसान के स्वभाव से थोड़ा आगे बढ़कर इस सवाल पर आ गई कि ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है इसका ढांचा कैसा है। और यहीं से शुरू होता है नव यथार्थवाद और नव उदारवाद का आधुनिक टकराव। ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। अराजकता का मतलब यहाँ पर कोई अफरा तफरी या केओस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि देशों के ऊपर कोई वर्ल्ड पुलिस या वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो नियम कानून लागू करवा सके। और इस अराजकता का नतीजा क्या होता है? सुरक्षा दुविधा। जरा सोचिए, एक देश अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार खरीदता है, लेकिन उसके पड़ोसी देश को लगता है कि ये हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो वो क्या करता है? वो भी हथियार खरीदता है। नतीजा, दोनों ही पहले से ज्यादा असुरक्षित और तनाव में होते हैं। नव यथार्थवादी कहते हैं कि देश हमेशा सापेक्ष शक्ति के बारे में सोचते हैं, मतलब मैं अपने पड़ोसी से कितना ज्यादा ताकतवर हूं। जबकि नव उदारवादी मानते हैं कि देश पूर्ण लाभ पर ध्यान देते हैं, मतलब क्या इस डील से मुझे फायदा हो रहा है, भले ही सामने वाले को थोड़ा ज्यादा ही फायदा क्यों ना हो रहा हो। बस इसी फर्क से सहयोग की संभावना तय होती। ये नव उदारवाद का सबसे बड़ा तर्क है। उनका कहना है कि आज की दुनिया में जब देशों की अर्थव्यवस्थाएं और समाज एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ गए हैं तो युद्ध की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। व्यापार और साझा हित टकराव की इच्छा पर भारी पड़ जाते हैं। तो अब तक हमने जिन भी सिद्धांतों की बात की वो सब देशों, ताकत और सहयोग के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन एक नजरिया ऐसा भी है जो कहता है कि ये पूरी बहस ही गलत दिशा में जा रही है। ये कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। एक ऐसा नजरिया जो ये कहता है कि असली खेल देशों के बीच नहीं बल्कि किसी और ही लेवल पर चल रहा है जिसे हम शायद देख ही नहीं पा रहे हैं। मार्क्सवादियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति असल में दुनिया भर में चल रहे अमीर और गरीब के संघर्ष का ही एक बड़ा रूप है। ये देशों की लड़ाई नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीपति वर्ग की लड़ाई है जो अपने फायदे के लिए देशों का इस्तेमाल करता है। इमैनुअल वॉलेस्टीन का ये मॉडल दुनिया को एक आर्थिक पिरामिड की तरह देखता है। सबसे ऊपर हैं कुछ कोर अमीर देश जो नीचे के परिधि वाले गरीब देशों के श्रम और संसाधनों का शोषण करते हैं, और बीच में अर्ध परिधि वाले देश हैं जो इस पूरे सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। देखिए, ताकत सिर्फ बंदूकों और सेना से नहीं आती,
ग्रैम्शी के मुताबिक असली ताकत तो विचारों से आती है। जब अमीर और ताकतवर वर्ग अपनी सोच और संस्कृति को इतना आम बना देता है कि बाकी सब उसे कॉमन सेंस मानकर अपना लेते हैं, तो उन्हें जबरदस्ती की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब हमारे पास दुनिया को देखने के अलग अलग नजरिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनके इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं कि ये विश्लेषण के लिए प्रैक्टिकल टूल्स कैसे बन सकते हैं। ये सबसे जरूरी बात है। कोई भी एक सिद्धांत सब कुछ नहीं समझा सकता। ये अलग अलग चश्मों की तरह हैं। एक चश्मा आपको ताकत का खेल दिखाएगा, दूसरा आर्थिक रिश्ते दिखाएगा और तीसरा अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष उजागर करेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये हैं 4 मुख्य दृष्टिकोण: आदर्शवाद की उम्मीद, यथार्थवाद की कड़वी सच्चाई, सिस्टम पर केंद्रित नए सिद्धांत और मार्क्सवाद का आर्थिक विश्लेषण। और अब यह सवाल सबके लिए है, जब आज की दुनिया में चल रहे संघर्षों, समझौतों और आर्थिक रुझानों को हम देखते हैं, तो कौन सा नजरिया, कौन सा लेंस सबसे ज्यादा सटीक स्पष्टीकरण देता हुआ लगता है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।